कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। पिछला जो टॉपिक था WBC पे था, बात हो गई थी। रक्त कणिकाओं के लिए कंप्लीट बात हो चुकी थी। हम बात करेंगे रक्त के दूसरे पार्ट का, और दूसरा पार्ट क्या था? प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। अपने बात की थी कि रक्त जो था दो भागों में बटा था, एक रक्त कणिकाओं में था और एक प्लाज्मा में था। रक्त कणिकाएं 45 और रक्त प्लाज्मा 55। टोटल कितना था? 100। कितना था? 100। इसी को आगे पढ़ेंगे। कणिकाएं हो चुकी थी, प्लाज्मा पढ़ेंगे। और प्लाज्मा के लिए बात करें तो रक्त का हल्के पीले रंग का तरल, टोटली लिक्विड मटेरियल क्या है? प्लाज्मा। और इसका रंग कैसा है? हल्के पीले रंग का। कैसा है? हल्के पीले रंग का तरल होता है। ठीक है, जो कितना भाग बनाता है? 55%। कितना भाग बनाता है? 55% बनाता है। याद हो तो आरबीसी पढ़ा था, और आरबीसी में बताए थे कि जो आरबीसी होती है वो समूह के अंतर्गत लाल रंग देती है, लेकिन जब आरबीसी अकेली होती है तो पीला रंग देती है। और मैंने कहा था अगर हमारे यहाँ कट लग जाए और कट लगने के बाद अगर ब्लड बाहर आता है और उसके बाद जब क्लोटिंग होती है तो यहाँ पर या तो व्हाइट लेयर बनती हुई दिखाई देती है या पीली लेयर बनती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं पार्ट किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें, संगठन की बात करें, तो कुछ पार्ट काम करते हैं। एक होता है H2। क्या होता है? H2O होता है, प्रोटीन होती है, साल्ट होते हैं, और इसके अलावा ग्लूकोज की मात्रा होती है। जल जो होता है 92% पार्ट बनाता है। जल कितना बनाता है? 92% पार्ट बनाता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? तरल पदार्थ होता है, निर्जीव होता है, आधारीय तरल होता है, अर्थात ब्लड का बेस बनाने का काम किसका है? प्लाज्मा का होता है। तो 92% पार्ट अकेला किसका है? जल का है। किसका है? जल का है। जल कितना हो गया? 92%। प्रोटीन कितनी है? 7%, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन से जानते हैं। किससे जानते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन से जानते हैं। 7% कौन हो गया? प्लाज्मा प्रोटीन। लवण 0.9%, क्योंकि लवण भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा को दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं ठोस पदार्थ, एक होते हैं द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थों में जल की बात करते हैं और ठोस में कार्बनिक व अकार्बनिक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लवण जो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। कितना होता है? 0.9% होता है। ग्लूकोज कितना होता है? 0.1% होता है। और देखो ग्लूकोज के लिए ये बात कही जाती है, ग्लूकोज जो है बहुत ही सेंसिबल होती है ब्रेन के लिए। अगर इसकी वैल्यू 0.04% से कम हो जाती है या इतनी हो जाती है तो ब्रेन के अंदर ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो जाती है? व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अर्थात कई बार आपने सुना होगा कि ब्रेन की नस फटने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो वहां क्या होता है? अनिच्छिक पेशियों के अंतर्गत क्रैम्प उत्पन्न होते हैं, और वो अनिच्छिक पेशियां जो होती है इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करेंगी, जिससे वहां पे क्रैम्प उत्पन्न होता है। और उन क्रैम्पों के कारण सिर जो होते हैं उसकी नसें इतनी ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लड प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वहीं ब्लड की प्लाज्मा की बात करें तो दो पार्ट से, द्रव की बात हो गई 92%, और वहीं प्लाज्मा के ठोस पार्ट की बात करें तो ये जो ठोस पार्ट है दो पार्टों में बटा होता है। एक कार्बनिक होता है और एक अकार्बनिक होता है। अर्थात लिख सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं और एक कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मेन पार्ट जो होता है प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा
प्रोटीन कह सकते हैं। डिटेल आगे बात करेंगे, इतना पढ़ना है। कार्बनिक कंपोनेंट्स में मुख्य रूप से क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। इसके अलावा भी इस प्लाज्मा में कुछ पार्ट और पाए जाते हैं, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड है और अमोनिया है। और ये तीनों के तीनों नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल होते हैं। और इन्हीं नाइट्रोजनी वेस्ट मटेरियल के आधार पे जंतुओं को 3 भागों में बांटते हैं। कितने में बांटते हैं, 3 में। देखो, अगर अमोनिया का उत्सर्जन कर रहा है तो उसे अमोनोटैलिक कहते हैं, यूरिक एसिड का कर रहा है तो यूरिकोटैलिक कहते हैं, और यूरिया का कर रहा है तो यूरियोटैलिक कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पे उत्सर्जन के आधार पे बात होती है। वहीं और क्या पाई जाती है, क्रेटिन पाई जाती है। लेकिन ना तो यूरिया, ना यूरिक एसिड, ना अमोनिया, ना क्रेटिन, ये प्लाज्मा के भाग नहीं होते हैं, बल्कि प्रोटीन के उपापचय से, अर्थात प्रोटीन जब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आती है उसके पश्चात जो शेष पदार्थ बचता है वो क्या होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या क्रेटिन प्रोटीन होती है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लाज्मा का भाग ना होकर प्रोटीन के उपापचय के पश्चात बने पदार्थ होते हैं। वहीं बात करें अकार्बनिक पदार्थों की तो इसमें क्या क्या होगा, मैग्नीशियम हो सकता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और NaCl। और सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जा रहा है तो वो क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो ब्लड को लवणता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, लवणता प्रदान करता है, जिससे ब्लड का जो स्वाद होता है वो नमकीन होता है। और उसी नमकीन की वजह से ब्लड की जो pH है वो कितनी होती है, 7.4 होती है। अर्थात कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बातें करेंगे। देखिए, प्लाज्मा के बाद बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। जैसा कि कार्बनिक पदार्थों में बात की थी कि कार्बनिक पदार्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये टोटल प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 7%। इसे 6 से 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन कितना लिख के चल रहे हैं, 7% भाग कौन बना रहा है, प्लाज्मा का, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तो हम लिख दे प्लाज्मा का 7% भाग कौन बना रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन। संपूर्ण रक्त में कितना होता है, 200 से 300 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। एक कंप्लीटली ब्लड की बात करें, कार्पसल्स भी ऐड कर दे उनमें और प्लाज्मा भी ऐड कर दे तो प्लाज्मा का 200 से 300 ग्राम प्रोटीन कौन है, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाएगी। और इस प्लाज्मा प्रोटीन को 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 4 में बांटते हैं। एक एल्ब्यूमिन होती है, एक ग्लोब्युलिन होती है, एक फाइब्रिनोजन होती है, एक प्रोथ्रोम्बिन होती है। तो देखो, चारों के काम अलग अलग है, चारों की प्रेजेंस अलग अलग होती है। चारों की प्रेजेंस की बात करें तो एल्ब्यूमिन जो होती है 4 से 5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 4 से 5% पाई जाती है। वहीं ग्लोब्युलिन जो होती है 2 से 3% पाई जाती है। फाइब्रिनोजन 0 से 3% पाई जाती है और प्रोथ्रोम्बिन 0 से 4% पाई जाती है। लेकिन चारों की एक कॉमन बात ये होती है कि चारों की चारों कहाँ बनती है, यकृत में बनती है। कहाँ बनती है, यकृत में बनती है, लीवर में बनती है। देखो, एल्ब्यूमिन यकृत में बनती है, ग्लोब्युलिन यकृत में बनती है, फाइब्रिनोजन यकृत में बन रही है और प्रोथ्रोम्बिन भी यकृत में बनती है। वहीं एल्ब्यूमिन की बात करें तो क्या काम करता है, तो रक्त में प्राशन दाब का बनाए रखने का या ऑस्मो रेगुलेशन का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। होता क्या है कि ब्लड के अंतर्गत या हम बात करें कि हमारी त्वचा के अंतर्गत पानी चला जाता है। जैसे जब पानी के अंदर रहते हैं तो यहाँ से कोशिका, देखो यहाँ से पानी चला गया तो यहाँ की जो स्किन जो है अभी क्या है, टाइट है। और जब पानी चला जाता है तो ये स्किन क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, क्योंकि पानी को बाहर निकाला जाता है। इसलिए यहाँ का ऑस्मो रेगुलेशन बनाने का काम किसका होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। तो रक्त में प्राशन दाब बनाए रखने का काम किसका है, एल्ब्यूमिन का है। और अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है तो उसे क्या कह सकते हैं, हाइपो एल्ब्यूमिनिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइपो एल्ब्यूमिनिया कह सकते हैं। इस हाइपो एल्ब्यूमिनिया में क्या होता है, इस हाइपो एल्ब्यूमिनिया में हम सीधी बात कह सकते हैं थकान होना।
अर्थात टोटल वीकनेस आना किसकी वजह से होता है? एल्ब्यूमिन की वजह से होता है। वहीं ग्लोब्यूलिन की बात करें, 3 पार्ट होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक क्या होता है? गामा होता है। तीनों के काम अलग अलग होते हैं। अल्फा जो करता है रक्त में हार्मोन व रासायनिक पदार्थों के स्थानांतरण का काम करता है। हमारे पास रक्त जो होता है हार्मोन्स को ले जाने का काम करता है, अन्य किसी केमिकल्स को ले जाने का काम कर रहा है, तो वो किसके द्वारा होता है? अल्फा ग्लोबुलिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अल्फा ग्लोबुलिन की वजह से होता है। वहीं बीटा ग्लोबुलिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन की संरचना अर्थात श्वसन वर्णक के जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? बीटा ग्लोबुलिन कर रहा है। वहीं गामा ग्लोबुलिन की बात करें तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन कर रहा है? गामा ग्लोबुलिन कर रहा है। और याद हो तो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत बातें की थी कि जब शरीर के अंतर्गत कोई एंटीजन एंटर करता है, कौन एंटर करता है? एंटीजन एंटर करता है, तो इस एंटीजन को पहचानने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। कौन करता है? एंटीबॉडी करता है। और ये एंटीबॉडी किसको पहुंचाता है? बात लिम्फोसाइट को। कहां तक पहुंचाएगा? लिम्फोसाइट को। और इस लिम्फोसाइट के पास 2 सेल होती है, एक टी सेल होती है और एक क्या होती है? बी सेल होती है। ये जो टी सेल होती है ये इस एंटीजन को मारने का काम करती है और ये जो टी सेल होती है इस एंटीजन को नष्ट कर देती है। और जब एंटीजन कोशिकाओं में पड़ा रहता है तब ये लिम्फोसाइट जो होती है वो फिर मोनोसाइट के पास जाती है। कहाँ जाती है? मोनोसाइट के पास जाती है। और इस मोनोसाइट के पास क्या है? मैक्रोफेज। क्या है? मैक्रोफेज। तो ये मैक्रोफेज इसका क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है, तो ये संक्रामक रोगों के प्रति क्या करता है? कार्य करता है। कुछ रोग बड़े भी होते हैं, जैसे एचआईवी की बात करें, एड्स की बात कर ले, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहीं एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत डब्ल्यूबीसी की पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब डब्ल्यूबीसी की पावर कम हो जाती है तो अन्य रोग बॉडी के अंदर एंटर करते जाते हैं, जिससे अगर डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है एंटीबॉडी नहीं बनेगी। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो लिम्फोसाइट को सूचना नहीं मिलेगी। लिम्फोसाइट को सूचना नहीं मिलेगी तो उसको खत्म नहीं किया जाएगा, इसलिए वहां पर डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो 0.3% कौन? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन कितना? 0.4। दोनों कहाँ बनेंगे? यकृत में बनेंगे। और दोनों का बेस्ट काम होता है रक्त का थक्का बनाना। जब बॉडी से ब्लड बाहर आ जाता है उस बॉडी को रोकने के लिए जो क्लोटिंग की जाती है या थक्का लगाया जाता है या रुकाव किया जाता है वो किसकी वजह से किया जाता है? फाइब्रिनोजन से प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन जो होती है वो फाइब्रिन में बदल जाती है। किस में बदलती है? फाइब्रिन में बदल जाती है। और प्रोथ्रोम्बिन जो होती है थ्रोम्बिन में बदल जाती है। या एक शब्दों में कहूं कि फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में बदलना ही क्या कहलाता है? रक्त का थक्का कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी रुधिर ग्लूकोज की, तो एक बार दोबारा से बात कर ले रुधिर ग्लूकोज के लिए। तो हमने कहा था रुधिर ग्लूकोज जो होती है, रुधिर ग्लूकोज जो होती है ब्रेन के लिए बहुत सेंसिबल होती है या तंत्रिका कोशिकाओं के लिए बहुत ही संवेदनशील होती है। अर्थात ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है, क्योंकि ग्लूकोज की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.1% दी गई है। अगर ये वैल्यू जो है 0.04 से कम हो जाती है तो ब्रेन में प्रेजेंट एनैच्छिक कोशिया एनैच्छिक सेल्स जो होती है या एनैच्छिक पेशियां जो होती है उनके अंतर्गत अनेक प्रकार के क्रैम्प उत्पन्न हो जाते हैं, ऐंठन बन जाती है, गांठें बन जाती है और उन गांठों की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात नसें जो होती है कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है और उन ब्लॉक्स की वजह से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अर्थात दिमाग की नसें कंप्लीटली क्या हो जाती है? फट जाती है और फटने के कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये किसकी वजह से होता है? रुधिर ग्लूकोज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? रुधिर ग्लूकोज की वजह से होता है। ग्लूकोज से एक बात याद आती है कि जिंदगी जो है इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर जिंदगी आसान होती तो हम जिंदगी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि जिंदगी हमारे अकॉर्डिंग चलती। समझ रहे हो? और अगर बचपन में यही बात सिखाई जाती है, अगर 2 लोग खेलते हैं तो एक हारेगा और एक जीतेगा। अगर हारने वाले ने अपनी गलतियां समझ ली
तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात आपको बता दें कि जीतने वाले से ज़्यादा एक्सपीरियंस हारने वाले के पास होता है। जीतने वाले के पास में 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, जबकि हारने वाले के पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक तो जब वो हारा था तब का, और दूसरा वो जब जीता था तब का। इसलिए ज़िंदगी बहुत ही कठिन होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाने का काम करती है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ सीखने का जज्बा है तो आप जिंदगी के अकॉर्डिंग ना चल करके आप जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। प्लाज्मा प्रोटीन के बाद में बात करते हैं रक्त के कार्यों की, फंक्शन ऑफ ब्लड की। वैसे तो ब्लड के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कार्यों की बात करेंगे। जैसे फर्स्टली बात करते हैं गैसीय परिवहन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज की। अर्थात यहाँ पे श्वसन वर्ण क्या है? हीमोग्लोबिन। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। ब्लड में भी कहाँ पर? आरबीसी कणिकाओं में। और ये क्या करता है? O2 को लेके जाता है और छोड़ता किसको है? CO2 को। O2 को ले जा रहा है और CO2 को छोड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय परिवहन में किसकी मदद होती है? रक्त की। क्योंकि रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन श्वसन। कहाँ पाया जा रहा है? ब्लड में। ब्लड में किसमें? आरबीसी में। क्या कर रहा है? O2 को ला रहा है और CO2 को बाहर कर रहा है। पहला काम। दूसरा काम करता है पोषक पदार्थों का परिवहन। भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में उसका डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। उसके बाद में जो पचा हुआ भोजन होता है उसके यकृत में ले जाते हैं और उसके बाद में शरीर के अन्य पार्ट्स में पहुंचाने का काम किसका होता है? रक्त का। किसका होता है? रक्त का होता है। तो हम कह सकते हैं पोषक पदार्थों के परिवहन में भी कौन मदद करता है? रक्त मदद करता है। बाकी बात करें उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन की, थोड़ी देर पहले बात की कि प्लाज्मा प्रोटीन होती है और इस प्लाज्मा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से क्या बनता है? यूरिया। क्या बनेगा? यूरिया। दूसरा क्या बनेगा? यूरिक एसिड। इसके बाद क्या बनेगा? अमोनिया। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, तीनों उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इनको बाहर निकालने का या परिवहन करने का, इनके मार्ग तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ब्लड का। किसका होता है? ब्लड का। जैसे यूरिया की बात करें, उत्सर्जी पदार्थ होता है, निकाल रहा है, इसको कहाँ जाएगा? मूत्राशय तक जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से जा रहा है? प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पाई जा रही है? रक्त में पाई जा रही है। घावों से रोगों से प्रतिरक्षा, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रामक रोगों के प्रति क्या करता है? काम करता है। जैसे WBC है, एंटीबॉडी बना रही है, बाहर से एंटीजन जाएगा, एंटीबॉडी पहचानेगी और लिम्फोसाइट को कह करके उसको क्या कर देगी? मरवा देगी। तो ये काम किसका है? रक्त का। क्योंकि WBC कहाँ है? रक्त में। घावों का भरना, हीलिंग ऑफ वाउंड, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और घाव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ घाव ठीक किए जा सकते हैं, बल्कि कुछ घाव ठीक नहीं किए जा सकते। अगर गिरने के बाद में अगर चोट लग गई, जो घाव बन गया उसे हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो शब्दों के जो जाल है या शब्दों से जो घाव लग जाते हैं उनको ठीक नहीं कर सकते। और जो गिरने पर जो चोट लगती है उसको ठीक करने का काम किसका होता है? WBC का होता है। किसका होता है? WBC का। और इस WBC के पास में क्या है? लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट, जो क्या भरते हैं? घावों को भरते हैं। काश ऐसी लिम्फोसाइट और होती जो शब्दों के दिए गए घावों को भी भरने का काम कर रही होती। ठीक है, सबकी जरूरत है उसको। पीएच नियम है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हमने बात की ब्लड की पीएच कितनी है? 7.4। कितनी है? 7.4। प्रकृति कैसी है? क्षारीय। कैसी है? क्षारीय। लेकिन हम बात करें तो ये जो पीएच होती है ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है उभयधर्मी प्रकृति की होती है, जिसके कारण रक्त को बदलने से रोकती है, परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, वहीं स्कंदन की बात करें, क्लोटिंग की बात करें तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात की थी। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बदलना ही क्या है? रक्त का थक्का कहलाता है। उसको भरना बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दैहिक ताप का नियमन हो गया। ठीक है, लसिका का निर्माण हो गया। इसके अलावा उष्मा ताप का नियमन, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? रक्त के होते हैं। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात